तो लॉकडाउन का सबसे बड़ा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। आरबीआई ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट आएगी, महंगाई घटेगी, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था कैसे दोबारा खड़ी होगी, ये बड़ा सवाल है। कोरोना से देश कैसे लड़ रहा है और क्या मुश्किलें आ रही हैं? महामारी के खिलाफ इस विश्व युद्ध में आप अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा सकते हैं? आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमने ये मंच तैयार किया है, जिसका नाम है जी न्यूज जन संवाद अभियान। आप हमसे #AskZ पर अपने सवाल पूछ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हर रोज की तरह एक्सपर्ट्स का पैनल आज भी मौजूद है। और आज के पैनल में हमारे साथ हैं आरबीआई के पूर्व जीएम AK मट्टू, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा प्राइमस अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नलिन कोहली को आप देख पा रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ यूपी के पूर्व डीजीपी अरविंद जैन भी इस पैनल में हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो पहला सवाल ले लेते हैं। हिसार हरियाणा से अनुराग शर्मा का ये सवाल है कि आरबीआई गवर्नर ने आज कहा कि कोरोना संकट की वजह से मंदी का माहौल है, लेकिन देश में महंगाई भी कम हो रही है, तो क्या ये देश के लिए अच्छा है या खराब है? मट्टू जी बताइए, आगे आगे क्या आफत आने वाली है? अच्छा तो बहुत ही कम हो रहा है। ऐसा है, देखिए जहां तक कोरोना बीमारी का सवाल है, इससे तो अच्छा तो असर होने का संभावना ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। उसका असर, खराब असर को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ने और भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए और कुछ भारत सरकार आगे भी उठाने वाली है, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो जहां तक ये महंगाई का सवाल है, महंगाई का सवाल इसलिए है क्योंकि थोड़ी सी डिमांड में थोड़ी सी कमी आ गई है। तो डिमांड में कमी आने से क्या होता है, सप्लाई साइड जो है थोड़ी एक्सेस में होती है और ये कुछ फल सब्जियां, फिश वगैरह के रेट भी कम हो गए, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन डाउन आ रही है और भी आने की संभावना है। फूड ग्रेन के प्राइसेस भी कम कुछ हुए हैं, जिसका की इम्पैक्ट ओवरऑल इन्फ्लेशन में आता है। पर ये कोई मतलब लॉकडाउन की वजह से या कोरोना की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, जीडीपी ग्रोथ अफेक्ट होगी, हमारी नहीं पूरी वर्ल्ड में होने की संभावना है। और आईएमएफ ने बोला है अभी कि $9 ट्रिलियन का संभावना है कि वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ में कमी की आशंका बताई जा रही है। उसके साथ साथ भारत के लिए उन्होंने ये कहा कि 1.9% ऑफ जीडीपी ग्रोथ अभी भी संभावना है। हालांकि ये अभी आजकल के आंकड़े हैं और कितना लॉकडाउन चलेगा, क्या बीमारी, आफ्टर इफेक्ट्स तो बहुत ही नेगेटिव होने वाले हैं। मट्टू जी, अगला सवाल भी आप ही के लिए है। दिल्ली से श्वेता शर्मा का यह सवाल है, पूरी दुनिया में तेल और गैस के दामों में कमी आई है, लेकिन भारत में उपभोक्ताओं को इसका सही फायदा अब तक नहीं मिला है। क्या आने वाले दिनों में कुकिंग गैस और सस्ती हो सकती है? देखिए, जहां तक पेट्रोल और डीजल का सवाल है, भारत सरकार ने इसमें हमारी जो तेल की कमी की जो प्राइसेस कम हुए हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस, उसकी वजह से उन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के उसको लगभग अनचेंज रखा है। और अभी भी प्राइसेस के $20-21 पहुंचने की संभावना है, क्योंकि ओपेक प्लस और जो सऊदी का जो इसका रशिया का जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है प्लस उसमें जो क्वांटम ऑफ कट उन्होंने दिया है वो बहुत कम है, क्योंकि इस समय भी 30% सरप्लस ओपेक की जो डेली प्रोडक्शन है, 30% सरप्लस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। उनका जो एग्रीमेंट हुआ है महज 10% कट करने का हुआ है। तो डेली प्रोडक्शन अगर 30% हमारा डेली सप्लाई ज्यादा है, उसमें से जो रशिया और ओपेक प्लस कंट्रीज का हुआ है वो सिर्फ 10% कम करने वाले हैं। और वो भी कहां तक वो मानेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। ऑयल प्राइसेस तो डिप्रेस्ड रहेंगे क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी अफेक्ट हो रही है, उसका असर कहां तक ये होगा ये भारत सरकार पे निर्भर करता है, क्योंकि अगर वो टैक्स नहीं बढ़ाते तो डेफिनेटली उसका फायदा मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद आने वाले समय में अगर और ये कम होते हैं तो भारत सरकार देगी। जी, अगला सवाल अमन का है और ये पूछ रहे हैं, दिल्ली सरकार ने स्कूल फीस में राहत दी है, क्या दूसरे राज्यों में भी ऐसी राहत मिलेगी? नलिन कोहली। शिक्षा जो है हमारी संवैधानिक प्रक्रिया में यूनियन लिस्ट में नहीं, मतलब केंद्र के अधिकार क्षेत्र में नहीं, राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, स्टेट लिस्ट में। तो ये राज्य सरकारों को तय करना है। इसके कई पहलू हैं, जैसे बिल्कुल बच्चों की चिंता करते हुए और जो इस वक्त नहीं चल रहे स्कूल, उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसे दिल्ली सरकार ने किया होगा। और मैं मानता हूं कि दिल्ली सरकार ने इस पे सोचा होगा कि कहीं इसकी लिटिगेशन ना हो,
क्योंकि इसमें एक वकील होकर मैं यही कह सकता हूं, यदि किसी स्कूल के पैसे बिल्कुल खत्म हो जाए और उन पे जिम्मेदारी अगर रहती है कि उनको तनख्वाहें पूरी देनी है और रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो शायद उनको कोर्ट का दरवाजा वो खटखटा सकते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि नहीं तो सरकार को कहीं उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा अभी मानना है कि इस वक्त में ये एक अच्छा कदम है, उसका स्वागत होना चाहिए। और पर इससे कोई आगे कठिनाई नहीं आए, इसकी सबकी भी स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में कई इसके पहलू होंगे। जी, बर्डन जरूर शेयर होना चाहिए ऐसे में। अब लोग इसीलिए बहुत तकलीफ में हैं इस वक्त। और जब लॉकडाउन में भी लोग नहीं समझ रहे, ये अगला सवाल है नलिन कोहली, इसका जवाब भी आप ही दे दीजिए। वो पूछ रहे हैं कि पुलिस ऑन द स्पॉट एक्शन क्यों नहीं लेती है जब लॉकडाउन तोड़ा जा रहा है? देखिए, ऐसा है, एक वकील होकर इसका जवाब दूंगा। ये डिमांड करना बड़ा सरल है कि किसी को जेल में डालिए, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पे, स्वयं अपनी याचिका पे कहा है कि जेलों में लोगों की संख्या कम होनी चाहिए। क्राउडिंग तो वैसे नहीं करना है। जेल में ऐसा नहीं होता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग उस हद तक रख सकते हैं, इसीलिए केस रजिस्टर हो जाते हैं। आइडिया है कि कानूनी प्रक्रिया चलेगी, लेकिन केस करके किसी की जान को खतरे में डालना वो भी उचित नहीं। जी अरविंद जैन जी, इस पे छोटा सा कमेंट आपका। क्या पुलिस के हाथ भी बंधे रहते हैं? बिल्कुल नहीं बंधे होने चाहिए। जो लोग उत्पात कर रहे हैं, डॉक्टर्स के, नर्सेस के साथ में, पुलिसकर्मियों के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, थूक रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस लॉजिक से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और कैदियों की लिस्ट बनाई जाए, जो पुराने कैदी हैं, जिनकी सजा में कुछ समय बचा है, उनको नेक चलनी के आधार पर रिहा किया जा सकता है। जो बुजुर्ग हो गए हैं उनको किया जा सकता है, लेडीज को रिहा किया जा सकता है, बच्चों को रिहा किया जा सकता है। पर जो ये अरेस्ट हो रही हैं, जैसा मैं यूपी में देखता हूं, मुरादाबाद के इंसिडेंट में हुआ, कई जगह तबलीगी जमात के लोग अरेस्ट हुए, ये होना बहुत जरूरी है। और अगर ये अरेस्ट ना की गई, जो लोग अनुशासनहीनता कर रहे हैं, क्रिमिनलिटी कर रहे हैं, इससे इन जो हमारे ये कोरोना वॉरियर्स हैं, इनका काम करना और दूभर हो जाए। बिल्कुल मनोबल टूटता है और सख्त कार्रवाई बहुत ही जरूरी है। अगला वीडियो सवाल है, सुन लेते हैं सवाल। मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम इस संक्रमण के दौरान एसी और कूलर का प्रयोग कर सकते हैं? डॉक्टर कौशल कांत। एसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसी में क्लोज चेंबर होता है और जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स खांसने या छींकने या बोलने पे निकलते हैं, ये सर्कुलेट हो सकते हैं। तो एसी का प्रयोग अवॉइड करें। कूलर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए ट्रांस वेंटिलेशन चाहिए। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि आपके कमरा बिल्कुल एयरी होना चाहिए, बाहर की हवा अंदर और अंदर की हवा बाहर जाती रहे। जितना एनवायरमेंट एयरी होगा उतना बेहतर रहेगा। तो एसी तो अवॉइड करना चाहिए। जी, और सीतामढ़ी बिहार से ये हमारे अगले दर्शक हैं जवाहर झा। उनका सवाल है, वो किराए पर दुकान चलाते हैं, लॉकडाउन की वजह से पिछले 25 दिनों से शटर बंद है, दुकान मालिक किराया मांग रहा है, क्या करें? नलिन कोहली जी। इस पे मेरा सुझाव होगा, दुकान मालिक को कहकर किराए में या तो कटौती की उनको बात करनी चाहिए। इस बात को मत भूलिए कि सरकार ने ऑलरेडी कह दिया कि एक फोर्स मेजोर केस है, मतलब ये सब व्यक्तियों की संभावना से परे और उनके कारण से ये स्थिति पैदा नहीं हुई है। तो ऐसे में उनकी लीगल रेमेडी भी ये होगी कि कोर्ट के अंदर में उनको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर कमाई कम है। लेकिन पूरा मना करना भी मुझे नहीं लगता है कि वो अच्छा होगा, क्योंकि फिर मकान मालिक के पास भी कॉज ऑफ एक्शन हो जाएगा कि भाई आप पूरा पैसा कैसे मेरे काट सकते हैं। तो इसीलिए इसको बैठ के सुलझाकर कोई एक अमाउंट पे आना चाहिए जो दोनों के लिए काम करे। जी, मुंबई से शांतनु का सवाल है कि उनका सिबिल स्कोर काफी कम है, छोटा सा बिजनेस चलाते हैं, उसमें भी लॉकडाउन से घाटा हो गया है, क्या आने वाले दिनों में बैंक मुझे लोन देगा? मट्टू जी। ऐसा है मैडम, देखिए ये जो बैंक जो भी लोन देता है उसमें सिबिल स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, नंबर 1। नंबर 2, वो अब ये भी देखेगी कि उनका जो है कैश फ्लोज कैसे है, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कहां पे कर रहे हैं, क्या प्रोस्पेक्ट है उसके, कितना कैश जनरेशन होगा, कितना वो रिपेमेंट कैपेसिटी होगी। तो कई बातों पे वो करता है निर्भर। पर जहां तक मेरा ख्याल है, अगर उनको कोई बैंक नहीं देता तो कई, अगर उनका छोटा बिजनेस है, कई एनबीएफसी, MFIs, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, वो उनको भी अप्रोच कर सकते हैं, या वो अपने बैंकर को भी अप्रोच कर सकते हैं जहां वो अकाउंट अपना रखते हैं, और अपने क्रेडिट हिस्ट्री को सुधार करने का थोड़ा प्रयास भी करें। और मेरा जहां तक सवाल है, इस समय अगर उनका अच्छा साउंड
बिजनेस प्रपोजिशन है तो जरूर कोई ना कोई जो लैंडिंग संस्था है वो उनको मदद करेगी। जी, अगला वीडियो सवाल है, वो सवाल सुन लेते हैं दर्शकों का। जिन अंकल आंटी ने उन कोरोना वायरस पे पत्थर मारे थे, कभी सोचा है हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिस को कितना पेन हुआ होगा, उनको चोटें कितनी गहरी लगी होंगी। डॉक्टर कौशल, ये छोटे छोटे बच्चों को जो बात समझ आ रही है, कुछ बड़ों को नहीं आ रही है। बिल्कुल बच्ची का एकदम इनोसेंट सवाल है और उसका इनोसेंट फीलिंग जो है वो बिल्कुल रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में कुछ लोग हैं जो उनको ये छोटी सी बात जो बच्ची को समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही है। तो इसमें तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसा यूपी गवर्नमेंट ने कल किया, लोगों को अरेस्ट करके मुझे ये पता चला कि रात में कोर्ट खोली गई और उनको जेल भेजा गया। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग ऐसा करें कि जहां पर भी ऐसे पत्थरबाजी घटना हो, उस घटना को पूरा एक वीडियो का एक प्रोग्राम बना करके आप उसको दिखाएं कि फॉलो अप क्या हुआ। लोगों को यह पता चलना चाहिए कि जिन्होंने बदतमीजी की, जिन्होंने हेल्थ केयर वर्कर के साथ या जिन्होंने पुलिस के साथ बदतमीजी की, उनके साथ उनका क्या हश्र हुआ। जैसा यूपी गवर्नमेंट कर रही है ऐसा सारे देश में होना चाहिए, जिससे सब लोगों का मोरल डाउन हो। जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं और जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो फ्रंट वॉरियर हैं, उनका मोरल अप करने का टाइम है। तो बच्ची का सवाल और जवाब दोनों एप्रोप्रिएट है। अरविंद जैन जी, पुलिस के पत्थर खाने के लिए है जो यूपी सरकार कर रही है, आपको लगता है वही मॉडल अब पूरे देश में लागू होना चाहिए जल्द से जल्द? बिल्कुल सही कर रही है। मैं यूपी सरकार के एक एक एक्शन की समीक्षा भी करता हूं। संबंधित जिलों के पुलिस अधिकारियों से बहुतों से मेरी कभी कभी बात भी होती है, उसकी मैं सराहना भी करता हूं। जो बड़े बड़े पत्थर फेंक रही है महिलाएं, ये कोई अनजाने में नहीं फेंक रही है, ये सब बाकायदा एक साजिश के तहत हो रहा है, जिससे कि जो कोरोना पीड़ित लोग हैं वो उन्हीं मोहल्लों में बने रहें। ये बिल्कुल जहालत का काम है और उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लगाया गया है। ये बहुत अच्छा कदम है। ये मुख्यमंत्री के आदेश हैं कि हर घटना के ऊपर जहां पर डॉक्टरों से मारपीट हो, पुलिसकर्मियों से मारपीट हो, थूका जाए, उसमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत ऐसे लोगों को बाउंड डाउन किया जाए। ये किया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय कदम है और हम पूरे पुलिस अधिकारी, रिटायर्ड सब इसकी सराहना करते हैं। जी, अगला सवाल ले लेते हैं। ये मास्क पहनने का क्या सही तरीका है, ये पूछ रहे हैं दर्शक। तो डॉक्टर कौशल कांत, क्योंकि अब तो मैंडेटरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है, तो आप अगर दिखा दें जल्दी से दर्शकों को कैसे मास्क पहनना चाहिए। सबसे पहले अगर आप मास्क पहनना चाहते हैं तो अपने हाथ को वॉश कर लें, सोप से वॉश कर लें, या अल्कोहल सैनिटाइजर है तो सैनिटाइजर से वॉश करें। मैंने मास्क रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए आपका ये मास्क है, तो इसको लगाने का तरीका ये होना चाहिए कि इसको बराबरी से फोल्ड कर लें, आप देखें ऐसे, और ये नाक के ऊपर ले जाएं और इसको कान के ऊपर ले जाकर के इसको बांध लें, और ये जो नीचे वाला एड है इसको पूरा खींच करके दाढ़ी के नीचे ले जाते हुए इसके थ्रेड को कान के पीछे से ले आएं। बहुत सारे मास्क में इलास्टिक लगा हुआ तो उनमें उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये पहनते हैं बहुत सारे लोग पीछे बांधते हैं। पीछे बांधने से हवा नीचे से जाती रहती है, तो बेहतर ये होगा कि ये इस तरह से खींच करके उसको सर के ऊपर बांधें। इससे क्या होगा कि ये मास्क चारों तरफ से सील हो जाएगा, इधर भी सील, नीचे से भी सील, और ऊपर नाक की क्लिप को दबा लें। ये एक एप्रोप्रिएट तरीका होता है पहनने का। कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप सांस लें तो ये देखिए आप मेरा मास्क मूव कर रहा है, इस तरीके से पूरा सील्ड होना चाहिए। ये एक एप्रोप्रिएट तरीका है मास्क पहनने का। पर 3 लेयर का कपड़े का मास्क भी इक्वली इफेक्टिव है, बस ये कि साइड से एंट्री नहीं होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने जो गमछा बताया है, जिनको मास्क नहीं मिल रहा है वो 3 गमछे को पूरी तरह से लपेट सकते हैं। जी, और कितनी बार इस मास्क को इस्तेमाल किया जा सकता है? डायरेक्ट हवा बाहर एनवायरमेंट में नहीं आनी चाहिए, वो है, कपड़े या के आप इसे सैनिटाइज करके दोबारा पहन सकते हैं। जल्दी से डॉक्टर कौशल। जो मास्क मैंने लगाया हुआ है इसको आप सैनिटाइज नहीं कर सकते, ये यूज एंड थ्रो मास्क है। लेकिन कपड़े का मास्क आपके पास जो हो, आप उसको सोप से वॉश करके दोबारा पहन सकते हैं। इसलिए कपड़े का मास्क ज्यादा बेहतर है, रीयूजेबल है, घरों में बन सकता है, और एक आदमी 2-3 मास्क लेके रख सकता है।
और जरूरत पड़ने पर उसको धुल करके दोबारा पहन सकता है। चलिए, तो लोगों से यही गुजारिश है कि जब भी अब आप घर के बाहर जाएं तो जरूर ये मुखौटा जो है, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है, ये जरूर आपके चेहरे पर होनी चाहिए। बहुत जरूरी है आपके लिए, आपकी सेफ्टी के लिए। तो जनसंवाद अभियान में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप लगातार आपके सवाल हमारे पास पहुंच भी रहे हैं और हमारी आपसे यही अपील कि अपने सवाल हमें भेजते रहिए #AskZee पर। फोन नंबर्स हम लगातार आपको दिखाते ही रहते हैं, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, मैसेज हमें भेज सकते हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे और खबरें लेकर।